शाम का समय था। बैंकॉक के एक भीड़-भाड़ वाले मार्केट में चहल-पहल अपने चरम पर थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों से रोशनी फैल रही थी और खरीदारों की आवाजाही लगी थी। अचानक उस भीड़ में से एक लंबे कद का आदमी एक दुकान से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है, चाल में बेफिक्री। उसे अंदाजा भी नहीं कि उसकी हर हरकत पर दो जोड़ी आंखें नजर गड़ाए हुए हैं। वह आदमी कुछ दूर बढ़ा ही है कि अचानक एक धमाके जैसी आवाज गूंजती है। धाएं, धाएं। पलक झपकते ही गोलियों की बौछार होती है। उस शख्स के सीने और सिर में 3-4 गोलियां धंस जाती हैं। चंद सेकंड पहले तक जो आदमी निडर कदमों से चल रहा था, वह सड़क पर तड़पते हुए गिर पड़ता है। लोग घबराकर चीखने लगते हैं। बाजार में अफरा तफरी मच जाती है। हमलावर भीड़ का फायदा उठाकर हवा में गायब हो जाते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सड़क पर लहूलुहान पड़ा ये शख्स कोई आम इंसान नहीं था। ये था मुंबई के अंडरवर्ल्ड का कुख्यात डॉन, भारत नेपाली। कभी भारतीय सेना का सिपाही रहे इस गैंगस्टर का अंत आज गोलियों से छलनी होकर बैंकॉक की जमीन पर हुआ। उसकी सांसें धीरे धीरे थम रही हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। दुनिया का यह दुर्दांत अपराधी अब मौत के सामने बेबस है। भारत नेपाली का असली नाम भगवंत सिंह ठाकुर था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जन्मा भगवंत बचपन में ही अपने परिवार संग भारत के उत्तर प्रदेश आ बसा था। सीधा सादा मध्यम वर्गीय परिवार, सीमित आमदनी मगर बड़े सपने। भगवंत बचपन से ही साहसी और मजबूत जिस्म का था। देशभक्ति का जज्बा उसमें कूट कूट कर भरा था। शायद इसी कारण जवान होते ही उसने सेना में भर्ती होने का फैसला किया। साल 1983 में मात्र 18 साल की उम्र में भगवंत भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में सिपाही बन गया। सेना की सख्त ट्रेनिंग ने उसकी शारीरिक क्षमता और मनोबल दोनों को मजबूत कर दिया। उसने जम्मू कश्मीर समेत कई कठिन इलाकों में देश की सेवा की। गोलीबारी, बम धमाके, मौत का खौफ, कुछ भी उसे डराता नहीं था। उसके अफसर और साथी उसकी बहादुरी की तारीफ करते। भगवंत ने करीब 11 साल फौज में गुजारे, लेकिन 1994 में एक मेडिकल ग्राउंड पर उसे सेना से समय से पहले रिहा कर दिया गया। यह फैसला भगवंत के लिए तोड़ देने वाला था। देश सेवा का सपना अधूरा रह गया और अचानक उसके सामने बेरोजगारी आ खड़ी हुई। नौकरी की तलाश में भगवंत ने मुंबई का रुख किया। मायानगरी मुंबई, जहां बड़े बड़े सपने सच होते हैं तो कहीं कुचले भी जाते हैं। जीविका चलाने के लिए उसने मुंबई के चेंबूर इलाके में एक व्यापारी के यहां ड्राइवर की नौकरी पकड़ ली। दिन भर कार चलाते हुए उसकी नजरें महानगर की चमक धमक और अंधेरी गलियों दोनों को गौर से देख रही थी। यहीं मुंबई के अंडरवर्ल्ड की झलक उसे पहली बार मिली। चेंबूर उन दिनों डॉन छोटा राजन का गढ़ माना जाता था। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी व्यापारी के माध्यम से भगवंत की जान पहचान कुछ ऐसे लोगों से हुई जिनका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से था। एक दिन अचानक भगवंत की मुलाकात खुद छोटा राजन से करा दी गई। उस दौर में छोटा राजन मुंबई के सबसे ताकतवर गिरोहबाजों में से था। कभी दाऊद इब्राहिम का खास मखास रहा राजन अब उसका जानी दुश्मन बन चुका था। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद और राजन के रास्ते जुदा हो गए थे। राजन खुद को देशभक्त डॉन बताता था, जो दाऊद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ काम कर रहा है। ऐसे में जब छोटा राजन को एक भरोसेमंद, दिलेर आदमी की जरूरत थी, तो भगवंत सिंह उसमें खरा उतरा। राजन ने भगवंत को अपने साथ बतौर ड्राइवर रख लिया। शायद राजन को भगवंत के फौजी बैकग्राउंड और निडर स्वभाव ने प्रभावित किया था। देखते ही देखते भगवंत सिंह भारत नेपाली के नाम से मशहूर हो गया, क्योंकि वह मूल रूप से नेपाली था और हिंदुस्तान में रहते हुए भी लोग उसे इसी नाम से पुकारने लगे। अब वह अंडरवर्ल्ड में कदम रख चुका था, जहां से पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। भारत नेपाली ने छोटा राजन के गैंग में ड्राइवर से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही अपनी काबिलियत से गुर्गे की भूमिका तक पहुंच गया। राजन उसे अपने साथ रखकर छोटे मोटे काम लेने लगा। भारत
नेपाली वफादार भी था और तेज तर्रार भी। कुछ ही समय में उसने राजन का विश्वास जीत लिया। अब वह सिर्फ गाड़ी चलाने तक सीमित नहीं था, वह राजन के मिशनों में शामिल होने लगा। साल 1997 में मुंबई के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत नेपाली को सुर्खियों में ला दिया। 16 जनवरी 1997 की सुबह मुंबई के पवई इलाके में मशहूर मजदूर नेता डॉक्टर दत्ता सामंत अपनी जीप में ऑफिस के लिए निकले थे। तभी बाइक पर सवार होकर आए कुछ हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। डॉक्टर सामंत के सिर, सीने, पेट में 17 गोलियां उतारी गईं। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह सनसनीखेज हत्याकांड पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। जांच हुई तो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के सुराग मिले। शक की सुई दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जैसे डॉनों की ओर घूमी, जिन पर पहले भी सुपारी किलिंग कराने के आरोप लगे थे। कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं। इस हत्याकांड में पुलिस ने भारत नेपाली उर्फ भगवंत सिंह को मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना। दरअसल माना जाता है कि छोटा राजन ने ही अपने आदमियों से दत्ता सामंत की हत्या करवाई थी और भारत नेपाली ने इस काम को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में छोटा राजन अदालत में बरी हो गया, लेकिन भारत नेपाली का नाम मुंबई पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में दर्ज हो चुका था। अब वह सिर्फ छोटा राजन का ड्राइवर नहीं, बल्कि एक शार्प शूटर और गैंगस्टर के तौर पर पहचाना जाने लगा था। अगले ही साल 1998 में भारत नेपाली ने एक और दुस्साहसिक हत्या को अंजाम देकर अपनी खूंखार छवि पुख्ता कर ली। नेपाल की संसद का सदस्य मिर्जा दिलशाद बेग, जिसका नाम दाऊद इब्राहिम के करीबियों में शुमार था, दिन ब दिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन रहा था। कहा जाता है कि दिलशाद बेग पाकिस्तान की ISI और दाऊद के लिए काम करता था और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। छोटा राजन, जो खुद को देशभक्त डॉन कहता था, ने तय किया कि बेग को रास्ते से हटाना होगा। इस खतरनाक मिशन के लिए राजन को जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वो था भारत नेपाली। राजन के इशारे पर भारत नेपाली ने अपने साथियों सहित काठमांडू में ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक रात मिर्जा दिलशाद बेग अपनी कार से कहीं जा रहा था कि घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। गोलियों की तड़तड़ाहट हुई और बेग को छलनी कर दिया गया। नेपाल जैसे संप्रभु देश में एक सांसद की हत्या ने टहलका मचा दिया। इस वारदात ने सभी को चौंका दिया। हिंदुस्तानी अंडरवर्ल्ड नेपाल की सरहद में घुसकर एक नेता को मार सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। जल्द ही खबर फैली कि इस हाई प्रोफाइल कत्ल के पीछे छोटा राजन का हाथ है और उसका मुख्य शूटर भारत नेपाली था। भारत नेपाली अब 2 देशों की पुलिस के रेडार पर था, मगर वह पकड़ से दूर अपनी पहचान गुप्त रखते हुए लगातार जगह बदल रहा था। इन 2 बड़ी घटनाओं के बाद अंडरवर्ल्ड में भारत नेपाली का रुतबा काफी बढ़ गया। छोटा राजन के गैंग में उसकी हैसियत एक खास मददगार या कहें राइट हैंड की हो चली थी। राजन के दुश्मनों के लिए वह खौफ का दूसरा नाम बन गया। फरवरी 1999 में मुंबई पुलिस ने भारत नेपाली के खिलाफ मकौका समेत कई धाराओं में मामले दर्ज किए, मगर तब तक वो भूमिगत हो चुका था। उधर 90 के दशक के आखिरी सालों में मुंबई का अंडरवर्ल्ड भूचाल से गुजर रहा था। दाऊद इब्राहिम दुबई और कराची में बैठकर अपनी डी कंपनी चला रहा था और छोटा राजन दक्षिण पूर्व एशिया में छिपकर अपने वफादारों के सहारे मुंबई में पकड़ जमाए था। दोनों गैंग आमने सामने थे और गैंगवार में कई लोग मारे जा रहे थे। 2000 में एक बड़ा वाकया हुआ। दाऊद के शार्प शूटर छोटा शकील ने बैंकॉक में छोटा राजन पर जानलेवा हमला करा दिया। राजन के ठिकाने पर बरसाई गई गोलियों में राजन गंभीर रूप से घायल हुआ और उसका करीबी सहयोगी रोहित वर्मा मारा गया। इस हमले ने राजन को हिलाकर रख दिया, लेकिन वह मौत के मुंह से निकल भागने में कामयाब रहा। बैंकॉक हमले के बाद छोटा राजन को एहसास हो गया कि दाऊद उसे कहीं भी मारने से नहीं चूकेगा। अपनी जान पर मंडराते खतरे को देखते हुए राजन ने अपनी टीम को और मजबूत करने का फैसला किया।
उसने अपने भरोसेमंद साथियों को भारत से बुला लिया ताकि वे विदेश में भी उसकी सुरक्षा और कामकाज में हाथ बंटा सकें। भारत नेपाली उन चंद लोगों में था जिसे राजन ने 2001 में बैंकॉक बुला लिया। अब भारत नेपाली मुंबई से बैंकॉक शिफ्ट हो गया, जहां राजन ने अपना अड्डा जमाया हुआ था। थाईलैंड की गलियों में अब वह अपने बॉस के साथ साये की तरह रहता। इस बीच मुंबई में भी राजन गैंग के लिए काम जारी था। वसूली, सुपारी, किलिंग, सब कुछ। भारत नेपाली भले बैंकॉक में था, मगर उसका नाम मुंबई में होने वाली वारदातों से जुड़ता रहता। पुलिस के मुताबिक भारत नेपाली पर हत्या, फिरौती, हमला आदि के 20 से भी ज्यादा केस दर्ज थे। बैंकॉक में रहते हुए राजन और उसके साथियों के बीच आपसी समीकरण भी बदल रहे थे। एक तरफ दाऊद इब्राहिम के शूटर उनके पीछे पड़े थे, तो दूसरी तरफ पैसे और पावर के खेल में अंदर ही अंदर अविश्वास उभर रहा था। राजन किसी भी कीमत पर अपनी हुकूमत बरकरार रखना चाहता था। उसे जरा भी शक होता कि कोई साथी बागी होने की सोच रहा है तो उसका अंजाम मौत तय था। साल 2005 के आसपास राजन के गिरोह में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी। भारत नेपाली, जो कभी राजन का खास था, अब उसके मन में अपने लिए अलग रास्ता चुनने का ख्याल सर उठाने लगा था। उसके साथ 2 और अहम साथी थे, संतोष शेट्टी और विजय शेट्टी। ये दोनों भी राजन के गुर्गे थे, मगर अब वे तीनों मिलकर अपना खुद का सिक्का जमाना चाहते थे। मौका भी था। छोटा राजन पर पुलिस और दाऊद दोनों का दबाव बढ़ रहा था। उसकी पकड़ कुछ ढीली पड़ रही थी। अंततः 2005 में भारत नेपाली, संतोष शेट्टी और विजय शेट्टी ने मिलकर छोटा राजन का साथ छोड़ दिया। राजन को बिना भनक लगे उन्होंने अपना अलग गिरोह खड़ा कर लिया। अब वे खुद उगाही और सुपारी का धंधा चलाने लगे। मुंबई के पूर्वी उपनगरों में बिल्डरों और कारोबारियों से तीनों ने वसूली शुरू की। जिन इलाकों पर कभी राजन का एक छत्र राज्य था, वहां अब नेपाली शेट्टी गैंग भी हफ्ता वसूलने पहुंचने लगा। कई व्यापारियों के पास दोनों गैंग के फोन जाते। एक तरफ राजन के आदमी पैसे मांगते, तो दूसरी तरफ नेपाली अपने आदमी भेज देता। हालत ये कि पीड़ित कारोबारी पुलिस से शिकायत करते कि उन्हें 2-2 गिरोहों को हफ्ता देना पड़ रहा है। 2 शिकारियों का एक ही इलाका होने से टकराव तय था। धीरे धीरे छोटा राजन और भारत नेपाली के बीच खुली दुश्मनी पनपने लगी। राजन को एहसास हो गया था कि उसका चेला भारत नेपाली अब बगावत कर चुका है। उधर नेपाली के हौसले भी बुलंद थे। आखिर वह भी कभी राजन की तरह खुद का नाम बड़ा करना चाहता था। दोनों गैंग के बीच तनाव बढ़ता गया और यह दुश्मनी जल्द ही खूनी रंग लेने वाली थी। सन 2005 से 2009 तक भारत नेपाली काफी हद तक पर्दे के पीछे रहा। वह थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों में छिपकर अपना नेटवर्क संभाल रहा था। मुंबई में उसके खास साथी संतोष और विजय शेट्टी ग्राउंड पर काम देख रहे थे। इस दौरान पुलिस को कई मामलों में शक हुआ कि वारदातों के पीछे नेपाली शेट्टी गैंग का हाथ है, मगर सबूत और पक्की जानकारी के अभाव में वे खुलकर सामने नहीं आ पाए। भारतीय खुफिया एजेंसियां भी चौकन्नी थीं, क्योंकि भारत नेपाली की बढ़ती ताकत उन्हें खल रही थी। साल 2010 आते आते भारत नेपाली ने आर पार का खेल खेलने की ठान ली। अब वह अपनी धाक जमाने के लिए कुछ बड़े वार करना चाहता था, ताकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसका सिक्का पूरी तरह जम जाए। इसी सिलसिले में उसने एक के बाद एक 3 सनसनीखेज हत्या कर डाली, जिन्होंने हर तरफ उसे चर्चा में ला दिया। फरवरी 2010 की शुरुआत में नेपाल की राजधानी काठमांडू में दिन दहाड़े एक मशहूर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाला शख्स था जमीम शाह, जो नेपाल में एक टेलीविजन चैनल और सैटेलाइट नेटवर्क चलाता था। जमीम शाह पर आरोप थे कि वह दाऊद इब्राहिम का नजदीकी है और जाली भारतीय मुद्रा तथा अवैध कारोबार में लिप्त है। काठमांडू की सड़क पर मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश बदमाशों ने शाह की गाड़ी पर गोलियां बरसाईं और फरार हो गए। इस दुस्साहसिक हत्या ने नेपाल से भारत तक हड़कंप मचा दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है।
कुछ दिनों बाद एक चौंकाने वाली खबर आई। भगौड़े गैंगस्टर भारत नेपाली ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है। उसने दावा किया कि जमीम शाह को उसी ने मरवाया है, चाहे कारण जो भी रहा हो। भारत नेपाली ने दिखा दिया कि दुश्मन देश में घुसकर वार करना उसने अपने पुराने आका छोटा राजन से बखूबी सीख लिया है। इस ऐलान से दाऊद के खेमे में भी गुस्सा भड़क उठा। आखिर शाह उनका आदमी माना जाता था। अब भी लोग जमीम शाह हत्या की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाए थे कि उसी महीने मुंबई में एक और खून हो गया। 11 फरवरी 2010 को मुंबई के कुर्ला इलाके में वकील शाहिद आजमी को उनके ऑफिस में घुसकर गोलियों से भून दिया गया। शाहिद आजमी कोई साधारण वकील नहीं थे। वे 26/11 मुंबई आतंकी हमले के एक आरोपी फहीम अंसारी का केस लड़ रहे थे और कई विवादास्पद आतंकवाद मामलों में आरोपियों की पैरवी कर रहे थे। उनकी हत्या से पूरे देश में सनसनी फैल गई। अंदेशा था कि अतिवादी ताकतों या अंडरवर्ल्ड ने उन्हें रास्ते से हटाया है। मुंबई पुलिस ने तेजी से जांच की तो कुछ ही हफ्तों में 4 शूटर गिरफ्तार हुए। हैरत की बात, इन चारों के तार भारत नेपाली से जुड़े पाए गए। गिरफ्तार बदमाशों में एक ने कबूल किया कि उसे नेपाल से एक ईमेल के जरिए शाहिद आजमी की फोटो और हत्या के निर्देश मिले थे। ये ईमेल भारत नेपाली ने खुद भेजा था। पुलिस ने तकनीकी जांच से पता लगाया कि मेल बैंकॉक से किया गया है। इस तरह शाहिद आजमी मर्डर केस ने भारत नेपाली की लोकेशन और मंशा दोनों को उजागर कर दिया। वह बैंकॉक में बैठकर अपना गिरोह चला रहा था और हिंदुस्तान में भाड़े के हथियारों से काम करवा रहा था। कहा जाता है कि शाहिद आजमी को मारने के लिए नेपाली ने इन शार्प शूटर्स को 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। मकसद शायद अपना खौफ पैदा करना था या फिर यह किसी और के कहने पर किया गया काम था। इस पर अटकलें लगती रहीं, पर इतना तय हुआ कि भारत नेपाली अब बेखौफ होकर बड़े खेल खेलने लगा था। शाहिद आजमी की हत्या ने भारत सरकार और खुफिया एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया। एक तरफ वे 26 नवंबर जैसे हमले के एक वकील की सुरक्षा न कर पाने पर शर्मिंदा थे। दूसरी ओर इस हत्या के पीछे एक भगोड़े डॉन का नाम आने से उन्हें झटका लगा। भारत नेपाली अब उनकी हिट लिस्ट में और ऊपर चढ़ गया। पुलिस ने गिरफ्तार शूटरों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका लगा दिया और चार्जशीट में भारत नेपाली और उसके साथी विजय शेट्टी को वांछित के तौर पर नामजद कर दिया। 4 जून 2010 की रात फरीद टानाशाह अपने घर पर था। देर शाम के करीब कुछ लोग उससे मिलने के बहाने आए। फरीद ने दरवाजा खोला ही था कि उन आदमियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फरीद टानाशाह ने मौके पर दम तोड़ दिया। हत्या के बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठा भाग निकले। सुबह होते ही खबर फैल गई कि फरीद टानाशाह मर चुका है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में भूचाल आ गया। ये तो सीधे सीधे छोटा राजन को चुनौती थी। फरीद को मारना मतलब राजन की रीढ़ तोड़ना। पुलिस को जल्दी ही शक हो गया कि ये काम भारत नेपाली गैंग का ही है। दरअसल टानाशाह की हत्या से कुछ वक्त पहले ही शाहिद आजमी के कातिलों के जरिए एक पुलिस को पता चला था कि भारत नेपाली और शेट्टी गैंग मुंबई में सक्रिय हैं। टानाशाह की मौत ने इस शक को पुख्ता कर दिया। फरीद टानाशाह राजन का सबसे भरोसेमंद साथी था। ऐसे में उसकी हत्या से छोटा राजन बौखला उठा। वह कई सालों से अपने दुश्मनों को एक एक कर गंवा रहा था। पहले दाऊद ने उसके कई साथियों को तोड़ा या मार डाला। अब एक पूर्व साथी भारत नेपाली ने उसके अहम आदमी को मार दिया था। राजन तिलमिला गया और उसने कसम खाई कि टानाशाह की मौत का बदला जरूर लेगा। उधर फरीद टानाशाह को मारकर भारत नेपाली ने मानो खुला ऐलान कर दिया कि अब वह खुलकर छोटा राजन के खिलाफ युद्ध में उतर आया है। इस एक वार से मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पावर बैलेंस बदल गया। राजन नेपाली गैंगवार की आग सुलग उठी थी। पुलिस के लिए यह हालत बेहद खतरनाक थी क्योंकि शहर में खुली गैंग वॉर छिड़ सकती थी। ऐसे में एक तीसरी ताकत ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची, दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी। बरसों से दाऊद और छोटा राजन के बीच सुलग रही दुश्मनी सब जानते थे।
दाऊद के खासम खास छोटा शकील ने भारत नेपाली द्वारा तानाशाह को मार गिराने की खबर बड़े गौर से सुनी। उसे समझ आ गया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी भारत नेपाली अब राजन का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है, तो क्यों ना उससे हाथ मिला लिया जाए। आखिर राजन दोनों का साझा दुश्मन था। सितंबर 2010 में अंडरवर्ल्ड से जुड़ी अफवाह फैलने लगी कि दाऊद इब्राहिम के गिरोह ने भारत नेपाली से हाथ मिला लिया है। छोटा शकील ने गुप्त तौर पर नेपाली को संदेश भिजवाया कि वे उसके लोगों की मदद करेंगे। खासकर शाहिद आजमी के कत्ल में पकड़े गए 4 शूटरों की जमानत कानूनी मदद का वादा किया गया। बदले में भारत नेपाली को राजन के बचे हुए नेटवर्क को मिटाने में दाऊद का साथ देना था। भारत नेपाली और दाऊद इब्राहिम, 2 पुराने दुश्मन, अब एक लक्ष्य के लिए गुप्त साथी बन गए। इस गठजोड़ ने छोटा राजन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फरीद तानाशाह की मौत के बाद छोटा राजन की मुश्किलें दोहरी हो गईं। एक और उसका पुराना दुश्मन दाऊद अब उसके पूर्व चेले के साथ मिल गया था। दूसरी ओर मुंबई में उसके वफादार साथी लगातार कम हो रहे थे। राजन ने सोचा भी नहीं था कि भारत नेपाली इस हद तक चला जाएगा। एक तरफ गुस्सा था तो दूसरी तरफ शायद मन के किसी कोने में पुराने दिनों की यादें भी थीं। तानाशाह की हत्या के कुछ ही हफ्तों बाद एक अजीब मोड़ आया। छोटा राजन ने गुपचुप तरीके से भारत नेपाली को संपर्क किया। राजन ने नेपाली को फोन पर कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम वापस आ जाओ मेरे साथ। मुंबई में तानाशाह के बाद मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है। ये चौंकाने वाली पेशकश थी। राजन, जिसका खास आदमी नेपाली ने ही मारा था, अब उसी को वापस अपने खेमे में बुला रहा था। संभवतः राजन को महसूस हुआ कि अगर नेपाली को साथ मिला लिया जाए तो दाऊद नेपाली गठजोड़ टूट सकता है और मुंबई में उसकी स्थिति संभल सकती है। भारत नेपाली के लिए यह दुविधा की घड़ी थी। सालों पहले जिस उस्ताद का साथ छोड़ा था, वह अब दोबारा हाथ बढ़ा रहा था। नेपाली ने राजन से बात में बताया कि शेट्टी भाइयों ने मुझे खबर दी थी कि तानाशाह मुझे मारना चाहता था, इसलिए उसे मारना पड़ा। इस पर राजन ने उसे समझाया कि शेट्टियों ने झूठ बोलकर उसे भड़काया। असल में तानाशाह ऐसी कोई साजिश नहीं रच रहा था। राजन ने कहा, पुरानी दुश्मनी भूल जाओ, तुम लौट आओ, मिलकर काम करेंगे, जो हो गया उसे पीछे छोड़ दो। शायद राजन की बातों में पुराने दिनों की वफादारी की झलक थी या फिर व्यावहारिक जरूरत। उसने नेपाली को लालच भी दिया कि मुंबई में अब वह उसे तानाशाह की जगह अपना दायां हाथ बनाएगा। कुछ देर सोच विचार के बाद भारत नेपाली पिघल गया। उसने राजन संग फिर से हाथ मिलाने का मन बना लिया। आखिर वह भी दाऊद के साथ मिलकर राजन से लड़ रहा था, जहां कभी न कभी दाऊद उसे भी इस्तेमाल कर किनारे कर सकता था। उल्टा अपने पुराने गुरु राजन से सुलह कर लेने में उसे फायदा नजर आया। दोनों ने फैसला किया कि आगे से साथ मिलकर दाऊद का मुकाबला करेंगे, लेकिन इस सुलह की खबर बेहद गोपनीय रखी जानी थी। मगर अंडरवर्ल्ड में राज कब तक राजा रहता है? भारत नेपाली के खेमे में ही कोई था जो यह पर्दे के पीछे की कहानी भांप गया। संभवतः नेपाली ने या तो संतोष अथवा विजय शेट्टी को इशारों इशारों में बता दिया होगा कि राजन से फिर बात हो रही है, या फिर राजन के किसी भेदिये ने शेट्टी बंधुओं तक यह खबर पहुंचा दी। जो भी हो, जब संतोष और विजय शेट्टी को पता चला कि भारत नेपाली फिर से छोटा राजन के करीब जाने की फिराक में है, उनका खून खौल उठा। शेट्टी भाइयों के मन में खौफ था। वे जानते थे कि अगर नेपाली और राजन की दोस्ती हो गई तो राजन तानाशाह की हत्या का बदला लेने से नहीं चूकेगा। सबसे आसान तरीका होगा कि नेपाली को साथ मिलाकर वह उन दोनों शेट्टियों को मरवा डालेगा या पकड़ा देगा जिनकी वजह से तानाशाह मारा गया था। संतोष शेट्टी और विजय शेट्टी ने फौरन निर्णय कर लिया। उन्हें इससे पहले कि राजन नेपाली मिलकर उनका खात्मा करें, खुद नेपाली को रास्ते से हटा देना होगा। नवंबर 2010 में बैंकॉक में एक साजिश रची गई। संतोष और विजय शेट्टी ने भारत नेपाली को एक मीटिंग के बहाने बुलाया। संभवतः उन्होंने कहा होगा कि किसी खास मुद्दे पर बात करनी है। बैंकॉक के एक होटल के कमरे में तीनों मिले।
शुरुआती दुआ सलाम के बाद शेट्टियों ने शराब की महफिल जमाई। पुरानी दोस्ती की खातिर जाम छलकने लगे। भारत नेपाली को जरा भी भान नहीं था कि जिन साथियों पर वो सालों से आंख मूंद कर भरोसा करता आया है, वे आज उसकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में हैं। कुछ देर बाद जब नेपाली शराब के नशे में डीला पड़ने लगा, तो संतोष और विजय ने एक नजर एक दूसरे को देखा। इससे पहले कि नेपाली कुछ समझ पाता, अचानक संतोष शेट्टी ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। पलक झपकते ही बंदूक सीधी नेपाली के कनपटी पर तनी थी। नेपाली हक्का बक्का रह गया। वह कुछ कहता उससे पहले ट्रिगर दब चुका था। ठाई! गोली सीधे भारत नेपाली की कनपटी को चीरती निकल गई। दूसरे ही पल विजय शेट्टी ने भी सीने को निशाना बनाकर गोली दाग दी। कमरे में खून उछल पड़ा। भारत नेपाली, जो कुछ ही सेकंड पहले तक हंस बोल रहा था, अब फर्श पर ढेर हो चुका था। उसकी आंखें स्थिर थीं और शरीर निष्प्राण। शेट्टी भाइयों ने एक बार अपने पूर्व बॉस की लाश पर नजर डाली और फिर वहां से भाग निकले। उन्होंने जल्दी जल्दी होटल से चेकआउट किया और रातों रात बैंकॉक छोड़कर फरार हो गए। इस तरह भारत नेपाली का खून उसके ही सबसे करीबी दोस्तों ने कर डाला। जिसे वो अपना सिपह सालार समझता था, उसी ने उसकी सुपारी ले ली। कुछ दिन तक तो यह खबर बाहर ही नहीं आई। बैंकॉक पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश होटल के कमरे से मिली। नेपाली नकली पहचान के साथ वहां रह रहा था, इसलिए तुरंत शिनाख्त न हो सकी। इधर मुंबई में भी सिर्फ अफवाहें थीं कि भारत नेपाली को कहीं मार दिया गया है। दिसंबर 2010 में कहीं कहीं मीडिया में खबरें आईं कि बैंकॉक के एक बाजार में 2 अज्ञात शूटरों ने भारत नेपाली को गोली मार दी। शायद ये गलत जानकारी जानबूझकर फैलाई गई थी, या हो सकता है जांचकर्ताओं को शुरू में ऐसा लगा हो। वास्तव में हत्या होटल के कमरे में हुई थी, मगर दुनिया को लगा कि वो बाजार में मारा गया। कई हफ्तों बाद थाईलैंड पुलिस ने भारत सरकार को आधिकारिक पुष्टि भेजी। भगवंत सिन्हा उर्फ भारत नेपाली अब जिंदा नहीं था। उसकी मौत नवंबर 2010 के दूसरे हफ्ते में बैंकॉक में हुई और इसके पीछे शुरुआत में शक की सुई छोटा राजन पर गई, क्योंकि राजन के आदमियों द्वारा हत्या की बात सामने आई थी। बैंकॉक पुलिस ने बताया कि एक नेपाली महिला, जो खुद को भारत नेपाली की पत्नी बताती थी, ने आकर उसकी लाश की पहचान की और अंतिम क्रिया के लिए शव प्राप्त किया। उसके साथ एक बच्चा भी था। भारत नेपाली की मौत ने मुंबई पुलिस और भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ हद तक राहत की सांस दी। वह लगातार कई जघन्य वारदातों में लिप्त था और कानून की पकड़ से दूर था। उसके खत्म हो जाने से कम एक दुर्दांत अपराधी की फाइल बंद हुई। लेकिन अंडरवर्ल्ड के लिए यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। भारत नेपाली के खात्मे के साथ ही उसके पीछे छोड़े गए गैंग में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। संतोष शेट्टी और विजय शेट्टी, जिन्होंने धोखे से अपने ही सरगना को मार गिराया था, अब खुद दुविधा में थे। एक तरफ उन्होंने राजन के दुश्मन को मारकर शायद उसका गुस्सा कुछ ठंडा किया, तो दूसरी ओर राजन अब भी उन पर तानाशाह की हत्या का बदला लेने को उतारू हो सकता था। कहा जाता है कि भारत नेपाली के मारे जाते ही विजय शेट्टी ने तुरंत छोटा राजन को संपर्क कर माफी मांगी। उसने दलील दी कि भैया, तानाशाह को मारने का आइडिया नेपाली का था, हमारा नहीं। हमने तो आपका बदला ले लिया है उसे मारकर, हमें माफ कर दो। राजन, जो अपने गैंग में गद्दारी कतई बर्दाश्त नहीं करता, शायद दिल ही दिल में संतुष्ट था कि बिना अपना एक भी आदमी गंवाए दुश्मन साफ हो गया। पर क्या वह शेट्टी भाइयों पर फिर भरोसा करता? बहुत मुश्किल था। उधर दूसरा शेट्टी, संभवतः संतोष, राजन से माफी मांगने की बजाय अपनी ताकत बढ़ाने की फिराक में था। खबर थी कि संतोष शेट्टी ने मुंबई में बचे खुचे शूटर्स को जमाकर एक नई टीम बनानी शुरू की और राजन के बाकी आदमियों, विशेषकर DK राव और विकी मल्होत्रा जैसे पूर्व सहयोगियों पर हमले की योजना बनाने लगा। ये दोनों नाम राजन के प्रमुख आदमी रह चुके थे और हाल ही में जेल से छूटकर सामान्य जिंदगी जी रहे थे। पुलिस ने राव और मल्होत्रा को चेतावनी दी कि उनकी जान को खतरा है। आखिरकार ज्यादा दिन शेट्टी भाई भी
खुला नहीं घूम पाए। अगस्त 2011 में खबर आई कि संतोष शेट्टी को बैंकॉक में थाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे भारत भेज दिया गया। विजय शेट्टी का भी जल्दी ही पता चल गया। इस तरह जिस गैंग ने छोटा राजन को चुनौती दी थी वह अंततः बिखर गया। भारत नेपाली की कहानी एक फौजी जवान के अपराध सम्राट बनने और फिर उसी अपराध की दुनिया में धोखे का शिकार होकर मर जाने की दास्तान है। उसने सेना में अनुशासन सीखा, पर किस्मत उसे ऐसे रास्ते पर ले गई जहां उसकी बहादुरी गलत मकसदों में इस्तेमाल हुई। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में भारत नेपाली ने बेखौफ होकर अपने नाम का सिक्का जमाया, बड़े बड़े खिलाड़ियों को चुनौती दी, मगर आखिरकार वह भी अपराध जगत के अटल नियम से बच नहीं सका। इस दुनिया में दोस्ती, वफादारी और दुश्मनी पल भर में बदल जाते हैं। जिसे वह भाई समझता था उसी ने उसकी जान ले ली। कभी छोटा राजन के साए में पनपने वाला भारत नेपाली आखिरकार उन्हीं दुश्मनी और साजिशों के भंवर में फंसकर खत्म हो गया जिनका वो खुद हिस्सा था। 44 बरस की उम्र में खून और खौफ से भरी उसकी जिंदगी का अंत हुआ। पुलिस रिकॉर्ड की फाइल में अब उसका नाम मोस्ट वांटेड की सूची से काट दिया गया है, मगर मुंबई की जुर्म की दास्तानों में भारत नेपाली का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। इस फिल्मी उतार चढ़ाव भरी हकीकी दास्तान से एक सबक मिलता है कि अपराध की दुनिया में अंततः जीत किसी की नहीं होती। आज का डॉन कल मिट्टी में मिल जाता है, पीछे रह जाती है तो बस उसकी कहानी, जिसे लोग एक मिसाल के तौर पर याद करते हैं।